नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीड साइंस केमिस्ट्री की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आज अपन बात करेंगे साबुन, अपमार्जक एवं सीमेंट से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखिए, साबुन और अपमार्जक कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक प्रश्न जो वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो टॉपिक है या अपन एक कहीं यूनिट है सौरमंडल के साथ, तो एक प्रश्न अपने को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो साबुन और अपमार्जक या फिर सीमेंट, इनमें से एक प्रश्न आपको निश्चित ही मेरे हिसाब से देखने को मिल सकता है। और प्रश्नों को कवर करने की अपन ने पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी भी प्रकार की अगर गलती हो तो क्षमा करिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने टेस्ट को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, और वैसे इस सीरीज का विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो यूनिट है अपनी, उसका अपना ये 31वां प्रश्न है, क्योंकि 30 प्रश्न अपन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी जिसमें अपन ने काफ़ी सारे प्रश्न 30 प्रश्न जो है वो कर भी लिए, जिसमें अपन ने रेसे और प्लास्टिक से संबंधित प्रश्नों को किया है 30 प्रश्नों को। ठीक है, आज साबुन और अपमार्जक के प्रश्न करेंगे। देखिए, प्री रीट 2 आपका आयोजित हो चुका है, लेकिन आप अभी भी जो प्री रीट 1 और 2 दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। हालांकि अपना रिजल्ट डिक्लेयर अपन ने कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अपन एक समय निश्चित रखते हैं, उस दिन जो बच्चा परफॉर्म अच्छा करता है उसी को अपन टॉपर लेकर के चलते हैं। उषा व्यास जी उसमें टॉप पर रही हैं। ठीक है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। देखिए, और बाकी आप भी अभी भी प्री रीट 1 और 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा, आपको उस वीडियो का लिंक है, कैसे करना है क्या करना है वो सब पता चल जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। 31वां प्रश्न की अपमार्जक जटिल लवण हैं, सोडियम का, कैल्शियम का, कार्बन का या मैग्नीशियम का। तो देखिए, यहाँ पे ये प्रश्न किया नहीं। चलिए, इसमें आंसर भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम का जटिल लवण है अपमार्जक, सोडियम तथा पोटेशियम के जटिल लवण होते हैं। ठीक है, तो जब आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाऊंगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पर, तो उसमें इस प्रकार से आपका थोड़ा सा व्याख्या की हुई आपको मिल जाएगी, थोड़ी सी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, अधिक तो अपन दे नहीं सकते। अगला अपना है 32वां प्रश्न, साबुन कठोर जल में सफाई का कार्य नहीं करते, क्योंकि साबुन जो है वो कठोर जल के साथ सफाई का कार्य नहीं करते। और ऐसा क्यों होता है? एक, कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं। कठोर जल में सोडियम और पोटेशियम आयन स्थित होते हैं। तीसरा है, कठोर जल उच्च स्तरीय, ठीक है, उच्च स्तरीय होता है, उच्च स्तरीय जल है। और 4 है, कठोर जल में 8 वसीय अम्ल पाए जाते हैं। तो साथियों, कौन सा इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा साथियों, साबुन कठोर जल की सफाई का कार्य नहीं करता, उसका कारण है ऑप्शन नंबर 1। इसका रीज़न क्या, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका पूरा रीज़न व्याख्या की गई है, जिसमें साफ शब्दों में लिखा, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए। लिखा क्या, देखिए, साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य करते हैं, यानी कि जो कठोर नहीं हो उसको बोलते हैं पर मृदु जल, उसमें सफाई का कार्य करता है, कठोर जल में नहीं। क्योंकि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन होते हैं, वो साबुन के जो सोडियम आयन हैं उसको प्रतिस्थापित करके उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बना देते हैं। और ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जो बनाए गए हैं ना, ये क्या होते हैं, जल में अविलय होते हैं। अगर ये अविलय हैं जल में, तो गंदगी को निकालेंगे नहीं, अतः ये अवक्षेपित हो जाते हैं, इसलिए सफाई की क्रिया आसानी से नहीं हो पाती है। तो ये कारण है कि साबुन जो वो कठोर जल में आपका सफाई नहीं कर पाता, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, जो साबुन के सोडियम आयन के साथ क्रिया करके उच्च वसीय अम्ल के कैल्शियम और मैग्नीशियम आपके लवण बना देता है, जो कि अवक्षेपित हो जाते हैं और सफाई का कार्य नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए, ये रीजन था। चलिए, अगला प्रश्न है, सफ़ेद शर्ट में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोया जाता है तो वह लाल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए साथियों, अपन जानते हैं बिल्कुल, जब सब्जी वगैरह का दाग अपने शर्ट पे लग जाता है, सफ़ेद शर्ट पे, तो उसके ऊपर कुछ भी अपन जब डालते हैं तो एक प्रकार से मतलब साबुन जब उसके ऊपर लगाते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक, साबुन उदासीन प्रकृति का होता है। दूसरा, साबुन अम्लीय प्रकृति का होता है। तीसरा है आपका साबुन जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। और चौथा है, साबुन हल्दी के साथ घुल जाता है। ठीक है, ये घुल जाता होगा यहाँ पे, है ना। अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि साबुन जो क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होगा,
इस वजह से ऐसा होता है। हल्दी भी क्या आपका एक जो प्राकृतिक सूचक है, यहाँ लिखा भी है मैंने इसको। अब देखिए व्याख्या में क्या लिखा है, हल्दी जो वो लिटमस के समान ही प्राकृतिक सूचक है जो क्षारीय साबुन से क्रिया करके, यानी क्षार के साथ जो वो हल्दी जो वो जो हल्दी क्षार के साथ जब क्रिया करेगी तो लाल भूरा रंग देगी। इसी कारण सफ़ेद कपड़े पर सब्जी के दाग पर साबुन लगाने पर वह लाल या भूरे रंग का हो जाता है, क्योंकि हल्दी ऐसा है जिसमें अगर अपन क्षार मिलाएं तो लाल या भूरी हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि साबुनीकरण क्रिया में सह उत्पाद प्राप्त होता है। साबुनीकरण क्रिया जो होती है उसमें सह उत्पाद अपने को क्या प्राप्त होता है, सह उत्पाद अपने को प्राप्त होता है साथियों ग्लिसरॉल। ठीक है, व्याख्या थोड़ी सी की गई है। वसा अम्लों को वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाया जाता है तथा इस क्रिया को साबुनीकरण क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साबुनीकरण क्रिया में सह उत्पाद क्या प्राप्त होता है अपने को, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संश्लेषित अपमार्जक क्या होते हैं? ये साथियों हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। किससे बनते हैं? हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। और संश्लेषित अपमार्जक जो वो कोयले तथा पेट्रोलियम के, ठीक है, किसके हाइड्रोकार्बन से बनते हैं? कोयले, ठीक है, याद रखिएगा, कोयले व पेट्रोलियम, कोयले और पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से जो है वो आपका जो संश्लेषित कार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, कोयले और पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से संश्लेषित अपमार्जक बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अपमार्जकों की क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। फॉस्फेट जो कि बिल्कुल लिया जाएगा काम में। अगला सोडियम पर ऑक्सीबोरेट, और अगला है प्रतिदीप्त यौगिक। तो ये दोनों तो देखिए रासायनिक पदार्थ हैं। प्रतिदीप्त यौगिक क्या, एक प्रकार से साबुन को एक प्रकार से बढ़िया दिखे, वो पारदर्शी रूप में इस प्रकार से दिखे, तो उस चीज़ को बताया गया है प्रतिदीप्त यौगिक। ठीक है, और फिर है उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? अब देखिए, अपन जानते हैं कि साबुन जो वो कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करती, लेकिन अपमार्जक कर लेता है। उसका कारण क्या है? ठीक है, साबुन का भी अपन ने देखा, क्योंकि साबुन में जो वो आपका क्यों नहीं करता, क्योंकि कठोर जल में क्या कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं, जो साबुन के सोडियम आयन के साथ एक प्रकार से सोडियम आयन को जो है वो क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन बना देते हैं। वो लवण बना देते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, जो कि जल में अविलय होते हैं और वो सफाई नहीं कर पाता। लेकिन अपमार्जक में क्या पाया जाता है? देखिए, अपमार्जक लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। अतः इनके सोडियम आयन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ आयनों से प्रतिस्थापित होकर कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं। ठीक है, सल्फोनेट बनाते हैं जो कि जल में घुलनशील है, अतः ये साबुन के समान अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार कठोर जल में भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। सफाई की क्रिया में कोई भी बाधा नहीं आती। ध्यान में रखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साबुन कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न क्यों नहीं करता है और अपमार्जक क्यों कर देता है? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। वे कठोर जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अपमार्जक के निर्माण में अधिकांशतः प्रयुक्त किया जाने वाला एल्कोहल कौन सा है? मेथिल एल्कोहल, एथेनॉल, लॉरिल एल्कोहल या प्रोपेनॉल? तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, लॉरिल एल्कोहल। ठीक है, लॉरिल एल्कोहल का उपयोग जो वो किया जाता है। लॉरिल एल्कोहल अपमार्जक निर्माण में सर्वाधिक साथियों क्या होता है, प्रयुक्त होता है, जो निम्न अपमार्जक को बनाता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल देखें कि सोडियम लॉरेल सल्फेट, ठीक है, सोडियम लॉरेल सल्फेट जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा लॉरिल एल्कोहल का उपयोग जो वो किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अपना, संश्लेषित अपमार्जक होते हैं। संश्लेषित अपमार्जक होते हैं, क्या होते हैं? वसा अम्लों के सोडियम लवण, और अगला है एसिटिक अम्ल के सोडियम लवण, और मैग्नीशियम व कैल्शियम आयनों का कार्बोनेट मिश्रण, और चौथा है आपका
एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण। तो देखिए साथियों यही आंसर होगा, क्योंकि अब अभी अभी अपन ने पढ़ा था संश्लेषित अपमार्जक किससे बनते हैं, आपके कोयले और पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो अपमार्जक दीर्घ श्रृंखला युक्त सोडियम एल्किल सल्फेट होते हैं, ये बात सही है। तो देखिए एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण आपके क्या होते हैं, संश्लेषित अपमार्जक होते हैं। तो यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसमें भी शायद आपको यही थोड़ा सा देखिए बताया गया है, बिल्कुल यही चीज़ें हैं। और अपमार्जक दो प्रकार के होते हैं, साकित और असाकित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न, साबुन का जलीय विलयन होता है दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, और दूसरा प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, तीसरा है प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, चौथा है दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। तो देखिए साथियों आपका यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो क्या रहेगा, पूछा है साबुन का जलीय विलयन। ठीक है, तो साबुन का जलीय विलयन दुर्बल तो रहेगा अम्ल और प्रबल क्या रहेगा, क्षार। ठीक है, प्रबल क्षार रहेगा, तभी एक प्रकार से हल्दी जो है वो गिर जाने पर अपन जब उसके ऊपर साबुन लगाते हैं तो वो लाल भूरा हो जाता है। उसका कारण यही है कि साबुन का जलीय विलयन में एक प्रकार से अपन क्षारीय उसको मान सकते हैं। ठीक है, और क्षार डालेंगे हल्दी के ऊपर तो हल्दी लिटमस की तरह प्राकृतिक सूचक है, तो वो रंग परिवर्तित करके रंग अपना दिखाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न, अपमार्जक का जलीय विलयन कैसा होता है। तो अपमार्जक जो है उसका जलीय विलयन होता है प्रबल अम्ल, ठीक है, और प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार ये होता है आपका साबुन का जलीय विलयन। ठीक है, अपमार्जक का जलीय विलयन जो वो होता है आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। अपमार्जक का जो जलीय विलयन है वो अपने पता चल गया क्या होता है, और साबुन का थोड़ा दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। और देखिए अपमार्जक का जो जलीय विलयन है वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार ये विलयन होता है। इसी कारण अपमार्जक कपड़ों के लिए हानिकारक भी नहीं होते हैं। और असाकित अपमार्जक का जीवाणु तथा एंजाइमों द्वारा विघटन हो जाता है, जिससे जैव निम्नीकृत अपमार्जक का जो वो एक प्रकार से अपन कहते हैं जैव निम्नीकृत अपमार्जक भी। जो असाकित अपमार्जक होते हैं उनको ये भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि जो आपके असाकित अपमार्जक है वो जीवाणु तथा एंजाइमों द्वारा विघटित हो जाते हैं, जिसे जैव निम्नीकृत अपमार्जक भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा यहाँ पे। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। साबुन व अपमार्जक मिसेल बनाकर शोधन की क्रिया करते हैं। दूसरा, साबुन का हाइड्रोकार्बन सीरा जल विरोधी होता है। तीसरा, साबुन का ध्रुवीय सीरा जल से नहीं होता है। 4 उपयुक्त सभी कथन सत्य। तो कौन सा सही है, देखिए इनमें ऑप्शन आपके दिए गए उनमें सभी के सभी ऑप्शन सही। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। इसमें देखिए साथियों क्या होगा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो अपन ने बता दिया सारी बातें ठीक हैं। थोड़ा सा बताना चाहूँ मैं कि देखिए आपका जो साबुन और अपमार्जक देखिए मिसेल बनाकर, मिसेल क्या होता है क्या नहीं होता, देखिए साबुन है उसमें अपन एक प्रकार से उसको लिखें तो C17H35COONA सोडियम लवण होता है। ठीक है, तो ये अपन लिख सकते हैं इसको। अब ये जब आयनित होगा यानी कि आयनों में जब टूटेगा, जब आयनों में टूटेगा तो ये जो भाग है ये तो आपका क्या हो जाएगा, अनआयनिक भाग, अनआयनिक। ठीक है, अनायनिक भाग। और इसी भाग को अपन बोलते हैं, अनायनिक भाग को हाइड्रोकार्बन भाग। हाइड्रोकार्बन भाग भी इसी अनायनिक भाग को बोला जाता है, और इसी को अपन बोलते हैं जल विरोधी भाग। ठीक है, जल विरोधी भाग। तो दूसरी बात बिल्कुल ठीक है, जल विरोधी भाग हो गया। आगे देखिए फिर आयनिक भाग आएगा। आयनिक भाग में आपका क्या, देखिए इसमें ये आएंगे COO- प्लस Na+। अब ये COO- है, इसको अपन बोलेंगे आयनिक भाग। क्या बोलेंगे, आयनिक भाग। इसी आयनिक भाग को साथियों ध्रुवीय भाग भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय भाग। और ध्रुवीय भाग को ही साथियों क्या बोला जाता है, जल स्नेही भाग। क्या बोलते हैं, जल स्नेही भाग। तो तीसरा पॉइंट भी आपका सही होगा यहाँ पे। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी सही होगा। मिसेल की बात करें पहले पॉइंट की, तो देखिए ये जो दोनों भाग हैं आपके जल विरोधी और जल स्नेही, ठीक है, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इसका जो ध्रुवीय भाग यानी जल स्नेही जो भाग है वो बाहर की तरफ तथा हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई के अंदर की तरफ। ठीक है, हाइड्रोकार्बन भाग तो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन भाग अंदर की तरफ होगा, और जल स्नेही भाग जो चिकनाई उससे बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और इस प्रकार लगभग 100 अणु व्यवस्थित होकर जो संरचना बनाते हैं उसे मिसेल कहते हैं। भाई ये चिकनाई है,
ठीक है। चिकनाई के अंदर की तरफ हाइड्रोकार्बन भाग हो जाएगा और बाहर की तरफ जो है वो आपका कौन सा भाग हो जाएगा, बाहर की तरफ आपका जल स्नेही भाग हो जाएगा। ठीक है। तो ये लगभग 100 इस प्रकार से आपके उपस्थित होकर के ये जो आपके अपमार्जक के कण मान सकते हो या आयन मान सकते हो उपस्थित होंगे। तो इस संरचना को अपन क्या बोलेंगे, मिसेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिसेल कहेंगे। ठीक है। तो यही है आपका मिसेल। चिकनाई को कपड़ों से हटाने में सहायक होता है। ठीक है। गंदे मैल को हटा देता है मिसेल, क्योंकि अब ये चिकनाई इसके ऊपर सारे के सारे इसको चिकनाई को जो बाहर खींच लेंगे। जल विरोधी भाग जो है वो अंदर की तरफ रह करके इनको चिकनाई को हटा देगा। तो ये तरीका होता है और यही मिसेल होता है। ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आप इसको अच्छे से समझे होंगे। 42 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न, साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए जो है वो आपके ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका उत्तर होगा जोसेफ एस्पिडन ने। जोसेफ एस्पिडन ने जो है वो सर्वप्रथम पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग किया था। और देखिए, सीमेंट का उपयोग सर्वप्रथम 1824, हालांकि ये कोई बड़ी याद रखने की बात नहीं है, अपने प्रश्न भी नहीं बनेगा ऐसे, लेकिन फिर भी थोड़ा बता दूं, 1824 में जोसेफ एस्पिडन ने किया था। इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि यह ब्रिटेन के पोर्टलैंड टापू पर प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा, और प्राकृतिक चूने के पत्थर के समान इसको माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, जोसेफ एस्पिडन। ठीक है। अगला है, सीमेंट में सबसे अधिक मात्रा में किसका संगठन है। सीमेंट में सबसे अधिक, तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीमेंट निर्माण में प्रयुक्त कैल्शियम ऑक्साइड CaO का मुख्य स्रोत क्या है। चूना पत्थर CaCO3 और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम या उपसभी। तो मुख्य स्रोत पूछा है तो चूना पत्थर आएगा आपका। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन है। चूना पत्थर व चिकनी मिट्टी को तेजी से गर्म करते हैं तो संगलित होकर सीमेंट क्लिंकर बनाते हैं। चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी को तेजी से गर्म करते हैं तो संगलित होकर सीमेंट क्लिंकर बनता है। दूसरा, सीमेंट क्लिंकर में जिप्सम मिलाकर सीमेंट बनाया जाता है। ठीक है। अगला है, सीमेंट में पानी मिलाकर कुछ समय तक रखने पर यह कठोर हो जाता है। सीमेंट के इस गुण को जमना कहते हैं। सारी की सारी बातें सही ऑप्शन नंबर 4 के लिए। ठीक है। तो देखिए, इस प्रश्न का भी उत्तर जो है वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। सारी बातें बिल्कुल यहाँ पे सही रहेंगी। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सीमेंट नाम कर लीजिएगा, सीमेंट। ठीक है। सीमेंट बनाया जाता है सीमेंट क्लिंकर में जिप्सम मिलाकर भी। ठीक है। तो सभी कथन सही हैं, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जल की उपस्थिति में सीमेंट का जो जमना है वो कौन सी अभिक्रिया होगी। भाई, जल की उपस्थिति में सीमेंट का जमना जो अभिक्रिया है वो आपकी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है। यानी उष्मा छोड़ेगी वो। ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। और सीमेंट हुआ, रेत, एक प्रकार से रेत की पत्थर के टुकड़े अपन मान सकते हैं। सीमेंट हुआ, पत्थर के टुकड़े एवं पानी के मिश्रण को अपन क्या बोलते हैं, कंक्रीट बोलते हैं। क्लिंकर जिसको कहते हैं ना, वो कंक्रीट यही होती है। और उसको अपन जब एक जगह डाल देंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या जमेगा ही, है ना। तो ये सारी की सारी बातें ठीक हैं। ऑप्शन नंबर 4 ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यदि सीमेंट में सिलिका की मात्रा अधिक हो तो सीमेंट शीघ्रता से जमने लगता है। सीमेंट की जमने की दर कम हो जाती है, दीवार पर दरारें बन जाती हैं, और उपरोक्त सभी। यहाँ पर भी उपरोक्त सभी आंसर होगा। अब कुछ बच्चे, इस प्रश्न को पहले भी दिया था शायद, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सीमेंट शीघ्रता से जमने लगता है। 1 मिनट, ये उपरोक्त सभी नहीं होगा साथियों। यहाँ पे आपका यदि सीमेंट में सिलिका SiO2 की मात्रा अधिक हो तो सीमेंट शीघ्रता से जमने लगता है। सीमेंट की जमने की दर कम हो जाती है। तो उल्टी चीज़ें हैं, उपयोग सभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब देखिए साथियों, क्या होता है, देखिए अपन घर बनवाते हैं तो उसमें अपन अकेली सीमेंट थोड़ी काम में लेते हैं, उसमें अपन मिट्टी भी डालते हैं, या फिर मिट्टी के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो अपन बजरी डालते हैं। ठीक है। वो सही शब्द रहेगा, बजरी डालते हैं। ठीक है। तो बजरी क्यों डालते हैं, ताकि वो जम जाए आराम से। ठीक है।
जमे आराम से। क्लिंकर बजरी यानी कि सीमेंट बजरी मिलेगी, फिर पानी डलेगा तो क्लिंकर हो जाएगा और वो जमेगा अच्छी प्रकार से, तो सीमेंट शीघ्रता से जमने लगता है। तो ऑप्शन नंबर एक ही इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो होगा। और दीवार पर दरारें नहीं बनेंगी अगर अच्छे से जमेगा तो 2 और 3 सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन एक सही है। अगला प्रश्न, कथन ए, ठंडे किए गए सीमेंट के क्लिंकर्स में जिप्सम मिलाया जाता है। कारण, जिप्सम सीमेंट के सेट होने की प्रक्रियाओं को तेज कर देता है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं। आर जो वो ए का सही स्पष्टीकरण। इसका मतलब क्या है कि ए कथन सही है, एक कथन है ए और उस कथन का सबूत क्या है, स्पष्टीकरण या सबूत जिसको बोले वो आपका आर है कारण। ठीक है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न, कथन ए है, जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कारण है, 393 केल्विन से उच्च ताप पर इसमें क्रिस्टल जल नहीं बचता है तथा शुष्क कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। इसे मर्द तापित प्लास्टर कहा जाता है, इसलिए 393 केल्विन ताप पर पीओपी बनता है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही, ए सही आर गलत, आर सही ए गलत, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा साथियों, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं और यहाँ पर ए कथन है और आर इसका सबूत है या फिर कारण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी एक आपका सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। तो साथियों, ये थे आपके साबुन, अपमार्जक और सीमेंट से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे ज़रूर लगे होंगे, समझ में भी आया होगा। और मिलेंगे अपन अगले वीडियो में चिकित्सा व प्रौद्योगिकी टॉपिक के साथ, जिसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप देख सकते हैं। 20 प्रश्न इसमें अपन लेंगे चिकित्सा एवं प्रौद्योगिकी में। तो इस प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 30 और 20 50 तो वो हो गए, टोटल 70 प्रश्न अपने जो है वो हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से 70 प्रश्न ये, और सौरमंडल के भी अपन ने काफ़ी सारे प्रश्न किए थे वो। तो इनमें से आपको 4-5 प्रश्न जो है वो या 3-4 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर इनको करें, आपको बेनिफिट होगा साथियों, नुकसान नहीं होगा। और आपको इतना सारा मैटर दिया जा रहा है एप्लीकेशन पे, रोज़ाना टेस्ट चल रहे हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए, टेस्ट देने पर ही पता चलता है कि अपन कितने पानी में और कितने सही है। ठीक है, तो वो ज़रूर करें। और साथियों, अपन मिलेंगे अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के प्रश्नों के साथ। वीडियो के ऊपर अगर चैनल के ऊपर पहली बार आए हो, ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।